गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक उद्विकास। ठीक है, क्या नाम है? सामाजिक उद्विकास। देखो बच्चों, जब सामाजिक उद्विकास की बात आती है ना, तो न केवल आपके इस थर्ड ईयर के पेपर में, इवन जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उन सभी में हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो इसीलिए क्योंकि इसी से समाज की उत्पत्ति बताई गई है कि किस तरह समाज सरल अवस्था से एक जटिल अवस्था में परिवर्तित हुआ और इस जटिल अवस्था को समझने के लिए समाज शास्त्र विषय की स्थापना की गई। क्लियर? ठीक है। सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को देने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर महोदय को है। स्पेंसर महोदय बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था और वो अपने माता पिता की नवी संतान थे। ठीक है, नवी संतान मतलब वो जो 9 साल के थे वही केवल एक थे जिन्होंने वयस्क आयु प्राप्त की थी और उनके बाकी सभी भाई बहनों की डेथ हो गई थी। और ऐसा माना जाता है शायद इसी वजह से उन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया। अब ऐसा क्यों? देखिए, स्पेंसर महोदय जो हैं वो डार्विन महोदय से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, डार्विन महोदय के विचारों से वे प्रभावित थे और डार्विन महोदय ने जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, उस जीवों की उत्पत्ति के सिद्धांत से इन्होंने सामाजिक उद्विकास को संबंधित किया। क्यों? क्योंकि जिस तरह जीवों की उत्पत्ति होती है और जीव एक सरल अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तित होता है, वैसे ही इनका मानना था कि समाज जो है वो भी सरल अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने समाज को एक जीव माना। उन्होंने कहा कि जिस तरह मानव भ्रूण में गिरता है, मतलब मानव का जो भ्रूण होता है वो जब गर्भ में आता है तो वो एक दिन में बच्चा नहीं बन जाता है ना, उनको उसकी प्रगति, उसके विकास के लिए पूरे 9 महीने की आवश्यकता होती है, 9 महीने का समय चाहिए। उस 9 महीने के समय में वो जो भ्रूण है वो एक बालक का, एक बच्चे का रूप लेता है और जब तक वो एक भ्रूण होता है तब तक तो वो बिल्कुल सरल अवस्था में होता है, लेकिन जब वो भ्रूण विकसित होकर एक बच्चे का रूप ले लेता है तो वो जटिल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और जैसे ही वो समाज में आता है उसके बाद उसमें और चेंजेस आते हैं और वो समाज का सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, तो अब सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को एक सीधी सी भाषा में अगर आपको समझना है तो सामाजिक, सामाजिक का मतलब समाज से संबंधित। ठीक है, अब आता है उद्विकास। तो उद्विकास क्या है? उद्विकास का अर्थ है एक शब्द में परिवर्तन। क्या अर्थ है? परिवर्तन, यानी कि चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन। अब परिवर्तन तो कैसा परिवर्तन? सामाजिक उद्विकास में ये माना जाता है कि जो परिवर्तन उद्विकास में हुआ है वो धीमी गति से होगा, निरंतर होगा, एक निश्चित दिशा में होगा और एक निश्चित लय में होगा। तो एक निश्चित दिशा, एक निश्चित गति और एक निश्चित होने वाला परिवर्तन। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? होने वाला जो परिवर्तन है उससे उद्विकास कहा गया है। ठीक है, तो अब ये उद्विकास सामाजिक क्षेत्र में कैसे है? सामाजिक क्षेत्र में जब हम उद्विकास की बात करते हैं तो समाज जो प्रारंभ में था वो कैसा था? सरल था। ठीक है, अगर आप उस समय के समाज की डॉक्टर की बात करते हैं तो एक वैद्य माना जाता था, एक वैद्य होता था, है ना, एक वैद्य जो सभी प्रकार के इलाज करता था। आज भी गाँव में वही एक बंगाली डॉक्टर पाए जाते हैं, अगर आप सभी को ध्यान हो तो। बस वो अगर आपको पेट में दर्द है तो भी, आपकी हड्डी में दर्द है तो भी, आपके सर में दर्द है तो भी एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाएगा और आपको वहां पर सुला देगा। खाली वो एक डॉक्टर, ठीक है, वही एक डॉक्टर। लेकिन आप शहरों की तरफ आइए, जैसे आप शहरों की तरफ आते हैं यहाँ पर थोड़ी जटिलता आ जाती है कि डॉक्टर मतलब डॉक्टर किसी न किसी का स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ व्यक्ति, चाहे वो आंख कान का डॉक्टर है, किडनी का डॉक्टर है, हड्डियों का डॉक्टर है, लीवर का डॉक्टर, किसी का भी डॉक्टर ना, सबका स्पेशलिस्ट होता है। खाली आप एक ऐसा है कि हाँ मेरे को हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो आपका वहां का डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर अलग होगा। ठीक है, आपको कोई और प्रॉब्लम है उसका डॉक्टर अलग होगा। तो हर क्षेत्र में आपके शरीर के जितने
जितने अंग हैं उससे रिलेटेड एक स्पेशलिस्ट है और वो आपका इलाज करता है। ठीक है, तो ये है जटिलता कि डॉक्टर के नाम पर इतनी जटिलताएं हैं। वैसे ही आप टीचर्स को ले लीजिए, वैसे ही आप इंजीनियर्स ले लीजिए, वैसे ही आप कुम्हार लीजिए, हर क्षेत्र में देखिए सरलता से जटिलता की ओर बढ़ रहे हैं हम। अगर आप गांवों की तरफ देखेंगे तो सब कुछ इजी है। आप गांव के टीचर्स को देखिए और शहरों के टीचर्स को देखिए, गांव की स्कूल्स को देखिए, शहर की स्कूल्स को देखिए, गांवों में जितने भी संस्थाएं हैं, जितने एनजीओ हैं उनको देखिए और शहरों में देखिए, उन सभी सरल रूपों का जटिल रूप आपको शहरों में नजर आएगा। तो यही उत्विकास का एक उदाहरण है कि समाज जो है वो किस तरह धीरे धीरे सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तित होता है। तो समाज का ये जो सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तन हो वो एक दिन में नहीं हुआ, एक रात में नहीं हुआ, या केवल कुछ दिनों में नहीं हुआ, उसके लिए समय लगा है। ठीक है, एक निश्चित दिशा, एक निश्चित गति और एक निश्चित लय में होने वाला परिवर्तन समाज को, आज का जो समाज आपको नजर आता है वो आज से 20 साल के पहले नहीं था, और 20 साल के पहले का जो समाज था वो उससे 30 साल के पहले नहीं था। तो यही कहा जाता है, स्पेंसर महोदय ने समाज का जो परिवर्तन है उन्होंने समाज को जीवों की उत्पत्ति के साथ बताया। ठीक है, अब जीवों की उत्पत्ति के लिए डार्विन महोदय ने क्या कहा था जिससे प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। तो डार्विन महोदय ने जीवों की उत्पत्ति के लिए कहा कि जितने भी जीव धरती पर आते हैं क्या वो सभी पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं, हाँ या ना? जितने भी जीव धरती पर आते हैं क्या वो सभी पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? जो संघर्ष करके, जो सरवाइव करके आगे निकलता है वो पूर्ण आयु प्राप्त करता है, जो संघर्ष करके सरवाइव करके आगे नहीं निकल पाता उसकी आयु वहीं पर समाप्त हो जाती है। कैसे? आप सभी गांवों की तरफ रहते हैं, फसलें वगैरह आपने देखी होंगी, पेड़ पौधे अपने घर में भी आप लोग लगाते हैं, तो वहां पर आप क्या देखते हैं, अगर किसी दिन, अभी कुछ दिन पहले जैसे बहुत तेज आंधी तूफान बारिश जैसा हुआ था ना, तो उसमें क्या होता है, खेतों में कई फसलें ऐसे ढह जाती हैं, ढहती है ना, और वैसे अगर आपने छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगाए होंगे तो वो भी ऐसे सो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब सूरज का प्रकाश मिलता है और एनवायरनमेंट बिल्कुल सही नॉर्मल हो जाता है तो उनमें से कुछ पौधे, कुछ फसलें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन कुछ नष्ट हो जाती हैं। तो यही है योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति योग्य है वो जीवित रहेगा, जो सरवाइव कर सकता है वो जीवित रहेगा। क्लियर? तो यही है योग्यतम की उत्तरजीविता, और इसी से जीवों की उत्पत्ति को डार्विन महोदय ने कनेक्ट किया, और स्पेंसर महोदय ने इन्हीं दोनों चीजों से सामाजिक उद्विकास को बताया कि समाज में भी वही व्यक्ति जीवित रह सकता है या अपनी पूर्ण आयु प्राप्त कर सकता है जो सरवाइव करना जानता है, जो संघर्ष करना जानता है। समाज में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कम आयु में मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ में, सिचुएशंस के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते, उनका शरीर, उनकी बॉडी उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, और अगर वो फाइट नहीं कर पाते तो वो मर जाते हैं। कैसे? जैसे स्पेंसर महोदय के 8 भाई बहन की जो डेथ हुई, तो वो योग्यतम की उत्तरजीविता का सबसे बेस्ट उदाहरण है, और इसीलिए कहा जाता है कि इसी वजह से शायद स्पेंसर महोदय ने ये सिद्धांत दिया। क्लियर? आया समझ में? लिख लीजिए थोड़ा सा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हेडिंग डाल देना, स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। स्पेंसर का सामाजिक, लिखिए सबसे पहले लिखना जीवन परिचय, स्पेंसर का जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखना जन्म 27 अप्रैल 1820, जन्म 27 अप्रैल 1820 डर्बी, इंग्लैंड में। और मृत्यु लिखिए 8 दिसंबर 1903,
8 दिसंबर 1903, वो भी इंग्लैंड में। पिता का नाम लिखिए, विलियम जॉर्ज स्पेंसर। विलियम जॉर्ज स्पेंसर। आगे लिखिए, स्पेंसर महोदय ने समाजशास्त्र के विकास में, स्पेंसर महोदय ने समाजशास्त्र के विकास में ऑगस्ट काम्ट की तरह उल्लेखनीय योगदान दिया। देखो स्टूडेंट्स, हम ये मानते हैं कि समाजशास्त्र के जो जनक थे वो थे ऑगस्ट कॉम्ट थे, और ऑगस्ट कॉम्ट ने मोस्ट ऑफ अवधारणाएं समाजशास्त्र को दी, और इसी वजह से उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस विषय को नाम दिया। ठीक है, हमको हमारे पिताजी ने नाम दिया इसलिए हम उनके बेटे या उनकी बेटी कहलाते हैं, वैसे ही समाजशास्त्र को उन्होंने नाम दिया था, इसीलिए समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट कहलाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ऑगस्ट कॉम्टे का बहुत बड़ा योगदान है समाजशास्त्र को विकसित करने में। लेकिन वैसे ही स्पेंसर महोदय ने भी अपने कई सिद्धांतों से समाजशास्त्र को के विकास में अपना योगदान दिया था। समाजशास्त्र में स्पेंसर न केवल समाजशास्त्र के विकास में अपना योगदान दे रहे थे, अपितु उन्होंने समाज के लिए कई नई अवधारणाओं का विकास करके समाज को उन चीजों से जोड़ा था, और उन्होंने बताया था कि किस तरह समाज एक सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तित होता है, और किस तरह प्रत्येक व्यक्ति के लिए, इवन की समाज के लिए भी परिवर्तन आवश्यक या जरूरी है। ठीक है, अब स्पेंसर महोदय जो केवल समाजशास्त्री नहीं थे, वो एक दार्शनिक भी थे, एक जीव विज्ञानी भी थे, पर प्रसिद्ध पारंपरिक उदारवादी भी थे, और राजनैतिक सिद्धांतकार थे। ठीक है, लिखिए इसी में आगे, स्पेंसर महोदय एक दार्शनिक जीव विज्ञानी, स्पेंसर महोदय दार्शनिक, जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री, पारंपरिक उदारवादी और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। लिखिए आगे, स्पेंसर महोदय ने चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज से प्रभावित होकर उन विचारों को मानव समाज के विकास पर लागू किया था। मानव समाज के विकास पर लागू किया था।
डार्विन महोदय द्वारा दिए गए, डार्विन महोदय द्वारा दिए गए प्रस्तावनाएं प्राकृतिक वर्ण, प्रस्तावनाएं प्राकृतिक वर्ण, योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, आदि को उपमा के रूप में प्रयोग किया, उपमा के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, अब देखो चार्ल्स डार्विन महोदय ने जो ये बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति से संबंधित थी, यानी वो जीव जगत से संबंधित थी। लेकिन उसी समय जब स्पेंसर महोदय डार्विन महोदय की पुस्तक के संपर्क में आए या डार्विन महोदय के संपर्क में आए, उन्होंने जब डार्विन की इस पुस्तक को पढ़ा तो उन्हें अपना बचपन याद आया कि उनके जो भाई बहन थे उनकी भी मृत्यु हुई। ठीक है, और उसके ऊपर जो नियम लागू होता है वो नियम डार्विन के इस सिद्धांत में है। तो उन्होंने ये योग्यता की उत्तरजीविता और ये जो प्रस्तावना है उन्होंने देखी, उसी के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हाँ ये बिल्कुल सही है, जो व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है, जो व्यक्ति संघर्ष कर सकता है वो आगे तक पहुंचेगा, जो सर्वाइव नहीं कर सकता वो आगे तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, यह है योग्यता की उत्तरजीविता। और इसी के साथ अब जो वो आगे पहुंच रहा है तो वो कैसे पहुंच रहा है, वो एक लाइन आपको याद रखनी है, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, ये सबसे मेन है, बुद्ध विकास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सरल से जटिल की ओर परिवर्तन। ठीक है, क्या है परिवर्तन, और सरल से जटिल की ओर होने वाला ये जो परिवर्तन है वही आपका क्या कहलाता है, बुद्ध विकास कहलाता है। और अगर ये बुद्ध विकास या ये जो परिवर्तन है वो सामाजिक क्षेत्र में हो रहा है तो उसे सामाजिक बुद्ध विकास कहा जाएगा। क्लियर? वैसे हमने फर्स्ट ईयर में इसे पढ़ा है तो उसी चीज को मैं आपको बता रही हूँ कि सामाजिक बुद्ध विकास क्या है। तो उसको इन्हीं शब्दों में मैंने आपको बताया था कि एक बीज, उस बीज को अगर जब तक हम बोते हैं तब तक वो बिल्कुल सरल अवस्था में है ना, क्योंकि ये केवल बीज है। अब इसको आप भाग भी करेंगे, इसका पार्टीशन भी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये दो भागों में बट जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इस बीज को हम बोते हैं तो ये कुछ दिनों में अंकुरित होता है, कुछ समय के बाद ये अंकुरित बीज एक छोटा सा पौधा बनता है और फिर ये पौधा एक बड़ा सा झाड़ बनता है और फिर कुछ समय के बाद ये एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो क्या ये बीज जो है वो एक ही दिन में वृक्ष बन गया? नहीं, इसके लिए समय लगा था, इसके लिए निश्चित लय, निश्चित गति और निश्चित दिशा थी। ऐसा नहीं था कि बीज इधर भी बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया, इधर नहीं, ये बीज एक निश्चित दिशा में बढ़ा, एक निश्चित गति से बढ़ा, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ा। ठीक है, और फिर जाके ये जो बीज है वो एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुआ। तो ये जो है वही आपका बुद्ध विकास है। जब तक ये यहाँ था ये कैसा था, सरल था। सरल क्यों था? बीज था, उसके बहुत सारे भाग नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये बीज एक पेड़ में परिवर्तित हो गया तो ये जटिल हो गया। जटिल क्यों हो गया? क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट हो गए, बहुत सारे भाग हो गए। कैसे? जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल, बहुत सारे पार्ट्स हो गए ना इसके, और सभी को अलग अलग तरह से अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो सभी फाइट कर रहे हैं। ठीक है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, तब ये जो पूरा पेड़ है वो अस्तित्व में है या वो पूरी तरह से अपने सामने खड़ा हुआ है। क्लियर? लिखिए आगे। स्पेंसर अपने माता पिता की स्पेंसर अपने माता पिता की स्पेंसर अपने माता पिता की इकलौती ऐसी संतान थी जिसने वयस्क आयु प्राप्त की थी, जिसने वयस्क आयु प्राप्त की थी।
इनके अन्य सभी भाई बहनों की मृत्यु इनके अन्य सभी भाई बहनों की मृत्यु कम आयु में ही हो गई थी। कहाँ तक थे अपन लोग? ये व्यस्क आयु प्राप्त की थी। हाँ, तो सामाजिक उद्विकास की स्पेंसर ने जो व्याख्या की थी वो मैंने आपको बताई, ठीक है, कि किस तरह से समाज का विकास इस तरह से होता है। जिस तरह से एक बीज एक निश्चित दिशा, एक निश्चित गति और एक निश्चित लय में एक बड़े से वटवृक्ष का या एक वृक्ष का रूप धारण करता है निश्चित समय में, उसी प्रकार समाज भी निश्चित दिशा, निश्चित गति और निश्चित लय में आज जो हमारे सामने है वो आया है, ठीक है। अब आप लिखिए सामाजिक उद्विकास की व्याख्या। पहले लिखिए सिद्धांत, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। सामाजिक उद्विकास का, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको कल भी बताया था, अभी भी बताया था आपको कि सामाजिक उद्विकास का ये जो सिद्धांत है वो डार्विन की कृति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के विचारों से प्रभावित होकर है। डार्विन महोदय ने जीवों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जीव जो हैं वो योग्यतम की उत्तरजीविता के आधार पर सर्वाइव करके अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार समाज जो है वो भी, मानव समाज जो है वो भी विकास की इसी गति और इसी लय से चलता है, ठीक है। हेडिंग डाल दी सामाजिक विकास का सिद्धांत। लिखिए इसमें आप सबसे पहले लिखिए स्पेंसर ने मानव की समाज का, स्पेंसर ने मानव के समाज का अध्ययन उसका वर्णन और व्याख्या डार्विन के सिद्धांत के आधार पर की। आपके अनुसार विकास ऐसी प्रक्रिया है, आपके अनुसार विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व के विभिन्न रूप भौतिक पदार्थों का रूपांतरण है। विभिन्न रूप भौतिक पदार्थों का रूपांतरण है। और विकास की अवधारणा एक मौलिक प्रक्रिया है। विकास की अवधारणा एक मौलिक प्रक्रिया है। स्पेंसर महोदय ने बताया कि प्रकृति के विभिन्न तत्व सरल से जटिल अवस्था में रूपांतरित होते हैं।
रूपांतरित होते हैं। रूपांतरित होते हैं। ठीक है, अब स्पेंसर महोदय ने उद्विकास की ये जो प्रक्रिया है उसको कुछ निम्न आधार पर बताया। तो लिखिए, स्पेंसर के उद्विकास की प्रक्रिया, स्पेंसर के उद्विकास की प्रक्रिया से संबंधित कुछ मान्यताएं, से संबंधित कुछ मान्यताएं। ठीक है, अब ये मान्यताएं क्या है? देखिए, सामाजिक उद्विकास से संबंधित जो विचार स्पेंसर के अंदर आया था, स्पेंसर के मन में आया था, वो सामाजिक उद्विकास से संबंधित उनका जो ये सिद्धांत था वो डार्विन की कृति से संबंधित था। ठीक है, और डार्विन की जो कृति थी वो था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, यानी जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत, उससे संबंधित था। तो आपने उस सिद्धांत से एक शब्द चुना, विकास, कि पृथ्वी पर प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो परिवर्तित होती हैं। ठीक है, परिवर्तित होती हैं, उनका विकास होता है। तो अब विकास की से संबंधित मान्यताएं क्या है? तो उन्होंने सबसे पहले चीज ये कहा कि विकास की सभी प्रक्रियाएं समान होती हैं। मतलब यहाँ पर जो विकास हो रहा है इस पेड़ का वो समान रूप से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और एक दिन थोड़ा कम बड़ा हुआ और एक दिन थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, एक दिन बिल्कुल मिडिल मिडिल हुआ, ऐसा नहीं हुआ। विकास की सभी प्रक्रियाएं समान होती हैं। क्लियर? लिखिए सबसे पहला पॉइंट, विकास की सभी प्रक्रियाएं समान होती हैं। विकास की सभी प्रक्रियाएं समान होती हैं। विकास की सभी प्रक्रियाएं समान होती हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए, विकास की प्रक्रियाएं भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। विकास की सभी प्रक्रियाएं भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। भौतिक पदार्थों, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकृति में जितनी भी चीजों का विकास बताया उन सबको क्या माना? भौतिक पदार्थ। ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं, जांच सकते हैं, वो सारे भौतिक पदार्थ। अब उन चीजों में जो परिवर्तन आ रहा है उनको विकास के रूप में देखा गया, और वो विकास कैसा है? तो वो सभी भौतिक पदार्थों में उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अगला लिखिए, विकास की प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में रूपांतरण और परिवर्तन का, रूपांतरण और परिवर्तन का अपना क्रम होता है। रूपांतरण और परिवर्तन का अपना क्रम होता है। ठीक है, चेंज होने का उसका अपना एक क्रम होता है, परिवर्तन का अपना एक क्रम होता है, और अंत में क्या होता है? वे नष्ट होकर प्रकृति में लीन हो जाते हैं। एक बच्चा भ्रूण होता है, उसके बाद 9 महीने के बाद उसका विकास होकर वो धरती पर जन्म लेता है एक बालक के रूप में। फिर वो एक बालक का रूप धारण करता है, उसके बाद वो किशोर होता है, उसके बाद वो युवा होता है, युवा के बाद वो प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ के बाद वो वृद्ध होता है, और वृद्ध के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हुई ना? तो क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? वो नष्ट होकर प्रकृति में लीन हो गया। तो जिस तरह जीव जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त करता है और प्रकृति में लीन होता है, उसी प्रकार उन्होंने ये क्रम बताया है विकास का, कि विकास के ये कुछ नियम है जिसके आधार पर उद्विकास होता है। ये पेड़ भी क्या है? कितने सालों तक की आयु होगी इसकी फिक्स आयु होगी, बस वो उतने सालों तक की जीवित रह पाएगा, उसके बाद ये सूख जाएगा और अपने आप टूट जाएगा, प्रकृति में लीन हो जाएगा। तो लिखिए, अंत में
किसके अंत में? विकास के अंत में, है ना, विकास के अंत में वे नष्ट हो जाती है और प्रकृति में लीन हो जाती है। विकास के अंत में वे नष्ट हो जाती हैं और प्रकृति में लीन हो जाती हैं। अगला लिखिए, विकास सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर होता है। विकास सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर होता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया था कि जब तक ये बीज था, ये सरल था, जैसे ही यह पेड़ बना, ये जटिल अवस्था में बदल गया। तो विकास जो है वो सरल से जटिल की ओर होता है। अगला लिखिए, विकास अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता है। विकास अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता है। यहाँ पर ये अनिश्चित है, इसका विकास कितना होगा, कहाँ तक होगा, ये सब कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ अगर स्पष्ट है कि हाँ अब इससे बड़ा नहीं होगा। बच्चा जब बड़ा होता है तो अपन कहते हैं ना कि हाँ एक फिक्स आयु तक, जैसे अपन बोलेंगे कि 16-17 साल की आयु तक तो कह सकते हैं कि इसकी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद अपन क्या कहते हैं, भाई अब तो 18 साल हो गया, अब इससे ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो ये क्या चीज है, एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित अवस्था है। उस निश्चित अवस्था में जाने के बाद में वो निश्चितता आ जाएगी, उसके पहले वो अनिश्चित रहता है। अगला लिखिए, समाजों का उद्विकास क्रम, समाजों के उद्विकास का क्रम भी यही रहा है। समाजों के उद्विकास का क्रम भी यही रहा है। यही रहा। क्लियर? आ गया समझ में? तो यही था आपका सामाजिक उद्विकास की, आपकी जो हम कह सकते हैं कि सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत क्या है, तो यह है आपका सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, विकास के आधार। ठीक है, अब इसके आगे की जो व्याख्या हम है कि सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की जो व्याख्या है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। ठीक है, गुड डे टू ऑल।